सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की यानी कि 28 नवंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं, हाल ही में किसे ब्रह्मोस एरोस्पेस का नया प्रमुख नियुक्त किया गया है? तो सही उत्तर होगा डॉक्टर जयतीर्थ राघवेंद्र जोशी को। तो प्रख्यात मिसाइल वैज्ञानिक है डॉक्टर जयतीर्थ राघवेंद्र जोशी और इन्हीं को भी ब्रह्मोस एरोस्पेस का नया प्रमुख नियुक्त किया गया है। और वे किन का स्थान लेंगे? तो वे अतुल दिनकर राणे का स्थान लेंगे, ये भी ध्यान में रखना है। आपको बता दूं, अभी 2021 में ही उन्हें भारत रत्न सर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया पुरस्कार 2020 से भी सम्मानित किया गया था। ब्रह्मोस मिसाइल आप जानते हो, ये एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है जो कि भारत और रशिया ने मिलकर के तैयार किया। और सबसे पहला देश कौन सा है जो कि भारत से इसको खरीद रहा है? तो आंसर हो जाएगा फिलीपींस। ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। एक बुक आपको जरूर याद होगी, एक समंदर मेरे अंदर, और इसको लिखा था संजीव जोशी ने, जो कि ब्रह्मोस एरोस्पेस के डेप्यूटी सीईओ है। एक्चुअली में ये जो बुक है ना, ये 75 पोएम्स 75 कविताओं का कलेक्शन है, संग्रह है। तो प्रश्न इंपॉर्टेंट रहेगा। ब्रह्मोस एरोस्पेस के नए प्रमुख बन गए डॉक्टर जयतीर्थ राघवेंद्र जोशी, इनका नाम है। बाकी अदर ऑप्शंस पे चलोगे तो के संजय मूर्ति नए कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक बने। संजीव खन्ना 51वें नंबर के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने। हर्षवर्धन अग्रवाल फिक्की के नए अध्यक्ष बने थे। ये नाम भी इंपॉर्टेंट हैं, ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं कि अभी हाल ही में अमर राजा ने भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन ईंधन स्टेशन, फ्यूलिंग स्टेशन कहां पर स्थापित किया है? तो आंसर होगा लेह लद्दाख में। तो अमर राजा ग्रुप का ही एक हिस्सा है, एक पार्ट है अमर राजा इंफ्रा, जिन्होंने एनटीपीसी लिमिटेड के लिए लेह लद्दाख में भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूलिंग स्टेशन को स्थापित किया है। ये स्टेशन हर दिन 80 किलोग्राम ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन करने में सक्षम है। और ये इस क्षेत्र में जो 5 हाइड्रोजन ईंधन सेल फ्यूल सेल जो बसें चलती है, उनको ये ईंधन यानी कि फ्यूल प्रदान करेगा। अब इसका उद्घाटन किया हमारे केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल खट्टर जी ने। अभी मैं आपको लेह लद्दाख ले चलूंगा, लेकिन इसी तरह के कुछ और प्रश्न मैं आपको रिवाइज करवाता हूं, आपको याद आएंगे। अभी 2024 की ही बात है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्रीन हाइड्रोजन पर दूसरे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया था नई दिल्ली के भारत मंडपम में। आपको याद होगा, अभी भारत की पहली मल्टीपर्पज यानी कि बहुउद्देश्य हरित हाइड्रोजन पायलट परियोजना, ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट, ये कहाँ पे शुरू हुआ था? हिमाचल प्रदेश में। और स्टेनलेस स्टील के सेक्टर में भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट, ये कहाँ पर शुरू हुआ? हिसार में, जो जिंदल स्टेनलेस स्टील लिमिटेड है वहां पे। अच्छा, भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट अगर पूछे कहाँ पे शुरू हुआ था? असम में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने शुरू किया था। और भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन हब पोर्ट, ये कौन सा बनेगा? चिदम्बरनार पोर्ट, जो आपको मिलेगा तमिलनाडु में। तो ग्रीन हाइड्रोजन से ही संबंधित ये सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, इनको भी ध्यान में रखिएगा। जैसा कि मैंने कहा लेह लद्दाख की बात है यहाँ पे, तो ले चलता हूँ आपको लद्दाख। ये रहा मैप में लद्दाख। देखो, उसकी कैपिटल लेह भी है और कारगिल भी है। लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं बीडी मिश्रा। और कुछ उत्पादों को, कुछ प्रोडक्ट्स को यहाँ के जीआई टैग मिले हैं, वो हैं, एक तो इसी साल मिला था पश्मीना ऊन को। सीबक थॉर्न को रक्त से खुबानी, जो कि एक तरह के फ्रूट है, इनको मिल चुका है। लद्दाख की लकड़ी की नक्काशी को मिल चुका है। कुछ फेमस फेस्टिवल्स यहाँ से मैं आपको रिवाइज करवाऊँ तो लोसर फेस्टिवल हो गया, स्पितुक गस्तर फेस्टिवल हो गया, हेमिस फेस्टिवल हो गया, नोमैडिक फेस्टिवल हो गया, जांस्कर महोत्सव हो गया, हेमिस गोम्पा उत्सव हो गया, दोसमोचे उत्सव हो गया, ये सब लद्दाख के हैं। भारत का पहला डार्क नाइट स्काई रिजर्व, ये कहाँ पे बनेगा? लद्दाख के हेनले में। दुनिया का सबसे ऊंचा लड़ाकू हवाई अड्डा बनेगा लद्दाख के न्यूमा क्षेत्र में। और अभी यहाँ पे जो नए 5 जिले बने, उनके नाम है जांस्कर, द्रास, शाम, नुब्रा और चांगथांग। उसके अलावा भारतीय सेना ने कहां पर पर्वत प्रहार अभ्यास शुरू किया? तो आंसर होगा लद्दाख। भारतीय सेना ने ऊंचाई वाले क्षेत्रों के लिए हिम ड्रोन एथोन 2, ये एक कार्यक्रम है, इसका आयोजन किया था लद्दाख में। और लद्दाख में एशिया की सबसे बड़ी दूरबीन स्थापित की गई, जिसका नाम मेजर एटमॉस्फेरिक चेरेनकोव एक्सपेरिमेंट रखा गया। इसे लद्दाख के हानले वेधशाला में रखा गया है। लद्दाख में जो काकसर ब्रिज है, उसका नाम बदलकर कैप्टन अमित भारद्वाज सेतु किया गया। तो लद्दाख से ये सारे प्रश्न याद रखना। अगला प्रश्न हम देखते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे, अभी हाल ही में भारतीय तट रक्षक बल ने कहां पर SAREX
2024 अभ्यास का आयोजन किया? तो आंसर होगा कोच्चि केरल में। SAREX इसका मतलब हो गया राष्ट्रीय समुद्री खोज और बचाव अभ्यास, यानी कि नेशनल मैरीटाइम सर्च एंड रेस्क्यू एक्सरसाइज। इसका आयोजन किया इंडियन कोस्ट गार्ड ने 27 नवंबर से लेके 30 नवंबर 2024 तक ये एक्सरसाइज होगा। ये इस बार इसका 11वां संस्करण है, जो कि कहाँ पे चल रहा है? कोच्चि केरल में। इसका उद्घाटन किया हमारे जो रक्षा सचिव है, डिफेंस सेक्रेटरी राजेश कुमार सिंह ने। थीम भी है क्षेत्रीय सहयोग के माध्यम से खोज और बचाव क्षमताओं को बढ़ाना। अब ये किया है इंडियन कोस्ट गार्ड ने, तो भारतीय तटरक्षक बल के बारे में ही जानते हैं। जैसे कि इसकी स्थापना होती है 1 फरवरी 1977। अच्छा, स्थापना किस समिति की सिफारिश पे होती है? तो रुस्तम जी समिति। हमने बताया था स्थापना करने का उस समय उद्देश्य था समुद्र में तस्करी और अवैध गतिविधियों से निपटना और भारत के समुद्री संसाधनों की रक्षा के उपाय सुझाना। भारतीय तटरक्षक बल का जो पहला जहाज था उसका नाम था ICGS कुठार। ICGS मतलब होता है इंडियन कोस्ट गार्ड शिप, जिस तरह से हमारी नेवी में होता है INS इंडियन नेवल शिप। हमारे पहले महानिदेशक कौन थे इंडियन कोस्ट गार्ड फोर्स के? तो VA कामत थे। और अभी वर्तमान में 26वें नंबर के महानिदेशक डायरेक्टर जनरल S परमेश शिवमणि हैं। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। तो आदर्श वाक्य वयम रक्षाम है। और समुद्र प्रताप याद रखना भारत का पहला प्रदूषण नियंत्रण पोत है, जिसको गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने बनाया था भारतीय तटरक्षक बल के लिए। तो ये सभी पॉइंट्स ध्यान में रखिए। अगला प्रश्न हम देखते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में नाडा ने डोपिंग उल्लंघन के लिए किस पर 4 साल का प्रतिबंध लगा दिया है? तो आंसर होगा बजरंग पूनिया। तो अभी नाडा ने 2024 के राष्ट्रीय कुश्ती चयन ट्रायल में डोप टेस्टिंग के दौरान यूरिन सैंपल देने से मना करने के कारण बजरंग पूनिया पे 4 साल का प्रतिबंध लगा दिया। और बजरंग पूनिया ने ये यूरिन सैंपल देने से मना क्यों किया? तो उनका कहना था कि नाडा एक्सपायर हो चुकी डोपिंग किट को यूज करता है, इसीलिए उन्होंने मना कर दिया। बजरंग पूनिया की बात करें तो एक तो याद रखना 2009 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार इनको मिल चुका है, 2003 में पद्मश्री मिल चुका है, 2015 में अर्जुन अवार्ड इनको मिल चुका है। और वे एकमात्र भारतीय रेसलर हैं जिन्होंने वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में 4 मेडल जीते थे। अभी 2018 में और 2016 में जो कॉमनवेल्थ गेम्स हुए उसमें इन्होंने गोल्ड जीता। 2020 के टोक्यो ओलंपिक में ब्रोंज जीता था इन्होंने। अच्छा, अभी 2 रेसलर्स के नाम और न्यूज में हैं। विनेश फोगाट आप जानते हो, अभी पेरिस ओलंपिक के बाद रिटायरमेंट ले लिया। और साक्षी मलिक की बात करें, इनकी ऑटोबायोग्राफी अभी आई है, उसका नाम है विटनेस। और वैसे आप जानते हो भारत के लिए ओलंपिक में पहला पदक ये रेसलिंग में ही आया था, कुश्ती में ही आया था। KD जादव लेकर के आए थे, हालांकि वो ब्रोंज मेडल था, हेलसिंकी ओलंपिक 1952 में आया था। और अगर मैं आपसे पूछूं, अभी 2-3 दिन पहले हमने पढ़ा था, अभी नवंबर में ही विश्व सैन्य कुश्ती चैंपियनशिप वर्ल्ड मिलिट्री रेसलिंग चैंपियनशिप 2024 कहाँ पे हुआ था? आर्मेनिया में हुआ था, आर्मेनिया की कैपिटल येरेवन में। तो ध्यान रखना ये सब। अगला प्रश्न देखते हैं। अच्छा, अगर वैसे हम नाडा की बात करते हैं, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, जिसकी स्थापना होती है 2005 में, हेडक्वार्टर नई दिल्ली में हो गया और डायरेक्टर जनरल है आशीष भार्गव। और वर्ल्ड में जो वाड़ा होता है वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, वैसे उसकी स्थापना होती है 1999 में, हेडक्वार्टर मॉन्ट्रियल कनाडा में है और प्रेसिडेंट है विटोल्ड बांका। तो ये भी स्टैटिक ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं कि अभी हाल में किस भारतीय संगठन को 2024 OPCW द हैग पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा भारतीय रासायनिक परिषद। तो भारतीय रासायनिक परिषद को अभी नीदरलैंड के द हैग में 2024 OPCW द हैग पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। भारतीय रासायनिक परिषद के डायरेक्टर जनरल कौन है? डी सोथी सेल्वम है। तो ये जो पुरस्कार है रासायनिक हथियारों के निषेध संगठन के राज्यों के सम्मेलन के अभी 29वें सत्र के दौरान दिया गया। ये जो 29वां 29 नंबर का जो सेशन है अभी 25 से लेकर 29 नवंबर तक आयोजित किया जा रहा है नीदरलैंड के द हैग में। बाकी मैं आपको बता दूं, रासायनिक हथियार सम्मेलन को 3 सितंबर 1992 को स्विट्जरलैंड के जेनेवा में आयोजित निरस्त्रीकरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में अपनाया गया था। OPCW का फुल फॉर्म अगर अंग्रेजी में आप पूछोगे तो ऑर्गेनाइजेशन फॉर द प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स होता है,
यानी कि रासायनिक हथियारों का निषेध संगठन, और इसकी स्थापना होती है 1997 में। हेडक्वार्टर द हेग नीदरलैंड में हो गया और डायरेक्टर जनरल है फर्नांडो आरियास। और भारतीय रासायनिक परिषद जिसको ये पुरस्कार मिला उसकी बात करें तो इसकी स्थापना होती है 1938, इंग्लिश में बोलोगे इंडियन केमिकल काउंसिल। मुख्यालय मुंबई में है और डायरेक्टर जनरल है एस सोथी सेल्वम। अच्छा, वैसे ये OPCW है ना, इसके वर्तमान में सदस्य देश 193 है। केवल कुछ ही देश है जो इसके सदस्य नहीं है, जैसे कि अंगोला, साउथ सुडान, मिस्र और नॉर्थ कोरिया। इन्होंने रासायनिक हथियार सम्मेलन पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं, इसलिए ये इसके सदस्य देश नहीं है। तो सिंपल से याद रखेंगे, प्रश्न क्या था, किस भारतीय संगठन को अभी 2024 OPCW द हेग पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो भारतीय रासायनिक परिषद, इंडियन केमिकल काउंसिल को। ठीक है, याद रखना ये। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि भारत सरकार के अभी किस मंत्रालय ने भारत में बाल विवाह को मिटाने के लिए बाल विवाह मुक्त भारत अभियान शुरू किया? तो आंसर होगा महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। तो अभी 27 सितंबर 2024 को भारत सरकार ने बाल विवाह की सामाजिक बुराई को मिटाने के लिए अभी देश में बाल विवाह मुक्त भारत अभियान की शुरुआत की है। कहाँ शुरू किया? नई दिल्ली में। और अगर किस मंत्रालय ने पूछेंगे तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने, जिसकी मंत्री है अन्नपूर्णा देवी। और संसद ने बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 को पारित किया है ताकि बाल विवाह को प्रतिबंधित किया जा सके। इस बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 ने बाल विवाह निरोधक अधिनियम 1929 का स्थान लिया है। तो 2006 अधिनियम के अनुसार शादी के लिए लड़कों की उम्र अगर 21 वर्ष से कम होती है और लड़की की उम्र 18 वर्ष से कम होती है तो उसे बाल विवाह कहा जाएगा। मतलब लड़कों की उम्र 21 होनी चाहिए और लड़कियों की 18, उससे कम होगी तो उसे चाइल्ड मैरिज, बाल विवाह कहा जाएगा। और ये जो अभियान ये शुरू कर रहे हैं, बाल विवाह मुक्त भारत अभियान, ये मुख्य रूप से देश के 130 जिलों में चलाया जाएगा जहां बाल विवाह की घटनाएं सबसे ज्यादा है। मैं आपको ये भी बता दूं कि बाल विवाह ये जो निषेध अधिनियम 2006 है, ये 3 उद्देश्यों को, मुख्य रूप से 3 उद्देश्यों को पूरा करता है। एक, बाल विवाह की रोकथाम, बाल विवाह में शामिल बच्चों की सुरक्षा और अपराधियों पर मुकदमा चलाना। वैसे आपको याद होगा, असम सरकार ने बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने और बाल विवाह को समाप्त करने के लिए भी कुछ समय पहले ही एक योजना शुरू की थी। बता सकते हो उस योजना का नाम क्या है? तो आंसर होगा मुख्यमंत्री निजुत मोइना योजना। इंपॉर्टेंट है, मैं आपको पढ़ा चुका हूं कई बार, तो ये ध्यान में रखिएगा। अच्छा प्रश्न है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि अभी हाल ही में राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाया गया? नेशनल मिल्क डे। तो आंसर होगा 26 नवंबर को। तो हर साल 26 नवंबर को नेशनल मिल्क डे के रूप में मनाया जाता है। और 26 नवंबर को ही क्यों? क्योंकि इस दिन जयंती होती है डॉक्टर वर्गीस कुरियन की, जिन्हें भारत में श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है, फादर ऑफ व्हाइट रिवॉल्यूशन। वैसे आप जानते हो एक वर्ल्ड मिल्क डे भी होता है, वो 1 जून को मनाते हैं। जो भारत है ये दूध उत्पादन में पहले स्थान पर है और वैश्विक दूध उत्पादन में भारत का योगदान 24% है। वैसे हमारे डेयरी मंत्री कौन है, या यूं कहूं कि मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री राजीव रंजन सिंह है। उल्फ लल्लन सिंह भी इनको कहते हैं। अब डे वाला प्रश्न है, चलो एक बार फिर मैं आपको नवंबर के सारे इंपॉर्टेंट डेज रिवाइज करवाता हूं। मेरे साथ साथ बोलिएगा ताकि आपका रिवीजन हो सके, आपको ये याद रहे। तो 1 नवंबर को वर्ल्ड वेगन डे मनाया गया। 3 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय बायोस्फीयर रिजर्व दिवस। 5 नवंबर को विश्व सुनामी जागरूकता दिवस। 7 नवंबर को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस। 8 नवंबर को विश्व रेडियोग्राफी दिवस। 10 नवंबर को विश्व सार्वजनिक परिवहन दिवस। 10 नवंबर को विश्व टीकाकरण दिवस। 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। 12 नवंबर विश्व निमोनिया दिवस और लोक सेवा प्रसारण दिवस। 14 नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस, वर्ल्ड डायबिटीज डे। 16 नवंबर को राष्ट्रीय प्रेस दिवस। 17 नवंबर को राष्ट्रीय मृग दिवस और अंतर्राष्ट्रीय विद्यार्थी दिवस और सड़क यातायात पीड़ितों की याद में विश्व दिवस भी होता है। 18 नवंबर को राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा दिवस, नेशनल नेचुरोपैथी डे। 19 नवंबर को वर्ल्ड टॉयलेट डे, इंटरनेशनल मेंस डे और नेशनल इंटीग्रिटी डे, एकता दिवस। 20 नवंबर को वर्ल्ड चिल्ड्रन डे। 21 नवंबर को वर्ल्ड फिशरीज डे, वर्ल्ड टीवी डे और विश्व दर्शन दिवस यानी कि फिलॉसफी डे। और 26 नवंबर को एक तो ये राष्ट्रीय दुग्ध दिवस और संविधान दिवस भी मनाते हैं। तो ध्यान रखना ये। अगला प्रश्न देखते हैं।
फिर अगले में पूछ रहे अभी हाल ही में राष्ट्र गोपाल रत्न पुरस्कार 2024 किस विभाग या मंत्रालय के द्वारा दिया गया? तो आंसर होगा पशुपालन एवं डेयरी विभाग। तो अभी पशुपालन एवं डेयरी विभाग ने राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2024 के विजेताओं की घोषणा की है। ये 2024 के लिए पशुधन और डेयरी क्षेत्र में सबसे उच्च राष्ट्रीय पुरस्कारों में से एक है। वैसे मैंने आपको बताया अभी हमारे जो केंद्रीय मत्स्य पालन पशुपालन और डेयरी मंत्री है उनका नाम है राजीव रंजन सिंह उर्फ लल्लन सिंह। अच्छा, पुरस्कारों की बात करें तो बेस्ट डेयरी कोऑपरेटिव कंपनी में जो पहला पुरस्कार मिला है वो गबत मिल्क प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड को मिला है, जो आपको मिलेगा अरावली गुजरात में। बेस्ट आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन टेक्नीशियन का पुरस्कार या इसमें जो प्रथम पुरस्कार मिला है वो भास्कर प्रधान को मिला है, वो सुबरनपुर उड़ीसा से हैं। और बेस्ट डेयरी फार्मर रेयरिंग इंडिजिनस ब्रीड्स में जो पहला पुरस्कार मिला है वो रेणु को मिला है, जो कि झज्जर हरियाणा से है। ये मैंने आपको बता दिया है, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं कि आईपीएस रश्मि शुक्ला किस राज्य के पुलिस महानिदेशक डीजीपी बनी है? तो आंसर होगा महाराष्ट्र। वैसे आप सभी को ये प्रश्न ऑलरेडी याद होगा क्योंकि ये महाराष्ट्र की पहली महिला डीजीपी बनी थी। जब बनी थी तब भी हमने करंट अफेयर्स में पढ़ा था, लेकिन अभी राज्य में जो विधानसभा चुनाव हुए थे उससे पहले चुनाव आयोग ने इन्हें पद से हटा दिया था, लेकिन अभी एक बार फिर से इनको महाराष्ट्र का डीजीपी बनाया गया है। तो एक बार फिर से इनका नाम चर्चा में है, ध्यान रखिएगा। अभी वर्तमान में महाराष्ट्र के डीजीपी यही हैं, रश्मि शुक्ला। उसी तरह से आपको याद होगा भी महाराष्ट्र की पहली महिला मुख्य सचिव कौन बनी थी? सुजाता सोनिक बनी थी। अच्छा, इसी तरह महाराष्ट्र से ही कुछ पॉइंट्स मैं आपको रिवाइज करवाऊं तो अभी महाराष्ट्र के बताओ किस शहर में जनजातीय विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी? नासिक में। और महाराष्ट्र स्टेट स्किल यूनिवर्सिटी का नाम बदलकर रतन टाटा जी के नाम पे किया गया। और भारत का पहला एकीकृत राज्य स्तरीय साइबर कमांड और नियंत्रण केंद्र का उद्घाटन कहां पे किया गया? नवी मुंबई में। शेतकारी समृद्धि किसान स्पेशल रेल ये महाराष्ट्र के देवलाली से बिहार के दानापुर तक शुरू की गई। नमो शेतकारी महासम्मान निधि योजना महाराष्ट्र में शुरू की गई, जिसमें हर साल किसानों को 6,000 रुपए दिए जाते हैं, 2,000 रुपए करके। पुणे के जेजुरी में भारत की पहली बायोपॉलीमर प्रदर्शन सुविधा शुरू की गई। और ये याद रखना, अगर पूछे वारली पेंटिंग ये कहाँ की है? ये बड़ी फेमस है, महाराष्ट्र की है। और अभी मैं आपको क्यों पढ़ा रहा हूँ, ये चर्चा में है। अभी जो ब्रिक्स समिट हुई थी, चलो पहले तो आप इस प्रश्न का उत्तर दो, 2024 में ब्रिक्स समिट कहाँ पे हुई? तो यहाँ पे अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उज्बेकिस्तान के जो राष्ट्रपति हैं शौकत मिर्जियोयेव उनको महाराष्ट्र की ये वारली पेंटिंग भेंट की थी, इसलिए ये चर्चा में है। अभी सैन्य खुफिया शहीदों को समर्पित देश के पहले सतर्क पार्क का उद्घाटन ये कहाँ पे किया गया? पुणे में। नितिन गडकरी जी ने बताओ कहां पर जैन संग्रहालय और ज्ञान केंद्र का उद्घाटन किया? तो ये भी पुणे में। और भारत का पहला CO2 से मेथेनॉल पायलट प्लांट ये कहां पे बनेगा? तो ये भी बनेगा पुणे में। जैसे आप जानते हो यूपीएस यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो महाराष्ट्र ही है। उसके अलावा महाराष्ट्र सरकार ने भी रत्नगिरी रॉक कला को संरक्षित स्मारक के रूप में अधिसूचित किया और 2024 का सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य पुरस्कार ये भी जीता महाराष्ट्र ने। तो महाराष्ट्र से ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने आपको और बताए, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं अभी हाल ही में टीचर एप्लीकेशन का अनावरण किसने किया? तो आंसर होगा धर्मेंद्र प्रधान ने। तो हमारे शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान। अभी उन्होंने नई दिल्ली में टीचर एप्लीकेशन को लॉन्च किया है। लॉन्च करने का उद्देश्य शिक्षकों को भविष्य के लिए तैयार करना, उनको 21वीं सदी की कक्षाओं की मांगों को पूरा करने के लिए कौशल से लैस करके भारत में शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति लाना इसका उद्देश्य है। और इस एप्लीकेशन को तैयार किसने किया है? भारतीय एयरटेल फाउंडेशन ने, और लॉन्च किया हमारे शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने। एप्लीकेशन का नाम है टीचर ऐप। इसी तरह से कुछ एप्स एंड पोर्टल्स मैं आपको रिवाइज कराऊं। एक तो ये याद रखना, प्रॉम्प्ट, ड्रिप्स और जल विद्युत DPR नाम से 3 ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लॉन्च किए थे मनोहर लाल खट्टर जी ने, जो ऊर्जा मंत्री और शहरी विकास मंत्री हैं। और अमृत ज्ञान कोश और संकाय विकास पोर्टल को डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने लॉन्च किया। चाक्षु प्लेटफॉर्म दूरसंचार विभाग ने। शी बॉक्स पोर्टल को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने, मंत्री हैं अन्नपूर्णा देवी। मी डेविस
प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया था WHO ने। इसका फुल फॉर्म होता है मेडिकल डिवाइसेज इंफॉर्मेशन सिस्टम। जो भी मेडिकल डिवाइसेज हैं, apparatus हैं, उनकी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ मिलेगी। ई साक्ष्य, न्याय सेतु और न्याय श्रुति और ई समन एप्लीकेशन को गृह मंत्रालय ने लॉन्च किया था। इंडियन आर्मी ने प्रोजेक्ट नमन लॉन्च किया। तो नोटरी पोर्टल को मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस ने लॉन्च किया, जिसके मंत्री हैं अर्जुन राम मेघवाल। सिटीजन सेंटिनल ऐप को, जो कि ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने पर नजर रखने के लिए है, इसको केरल ने लॉन्च किया था। और केरल इस एप्लीकेशन को लॉन्च करने वाला छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के बाद तीसरा राज्य बना था। तो ये भी ध्यान में रखिएगा। बाकी ये थी आज की आपकी करंट अफेयर्स की क्लास। कमेंट करके सबसे पहले जरूर बताइएगा सेशन आपको कैसा लगा। अच्छा लगा तो मैंने आपको वीडियो में कहीं बीच में डिस्टर्ब नहीं किया, लेकिन अभी लास्ट में बिल्कुल बोलूंगा कि अगर अच्छा लगा, हेल्पफुल लगा, मदद मिली, तो इसे अपने दोस्तों के साथ में स्टडी ग्रुप में शेयर जरूर कीजिएगा। लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। बाकी आपको बता दूं, इसका PDF मिल जाता है आपको। इसकी प्रैक्टिस के लिए क्विज आपको मिल जाती है फ्री में, डिटेल्ड PDF मिलती है। कहाँ पे? अपनी क्रेक एग्जाम एप्लीकेशन में। आप क्रेक एग्जाम एप्लीकेशन कहाँ मिलेगी आपको? वैसे तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है, या फिर डायरेक्ट आप प्ले स्टोर में जाकर के वहां से इंस्टॉल कर सकते हैं। क्रेक एग्जाम टाइप कीजिए, एप्लीकेशन आपके सामने आ जाएगी और क्विज लगाइए ताकि आपकी प्रैक्टिस बनी रहे। बाकी चलो अभी कल के करंट अफेयर्स का भी मैं आपको क्विक रिवीजन करा दूं, फिर हम सेशन करते हैं। तो पहला प्रश्न पूछा, 2025 में भारतीय सेना दिवस कहाँ मनाया जाएगा? तो आंसर होगा पुणे में। फिर पूछा, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने 2024 के संविधान दिवस के अवसर पर भारतीय संविधान का किन भाषाओं में अनावरण किया? संस्कृत और मैथिली। अंतर्राष्ट्रीय महिला उन्मूलन दिवस मनाया गया 25 नवंबर को। 2024 में F1 का खिताब किसने जीता? फॉर्मूला 1 रेस का खिताब जीता है मैक्स वर्स्टपन ने। नीति आयोग ने अटल इनोवेशन मिशन कब शुरू किया था? 2016। कैबिनेट ने पेन 2.0 को मंजूरी दे दी है। इसके लिए सरकार कितने करोड़ रुपए खर्च करेगी? 1435 करोड़ रुपए। उरुग्वे के नए राष्ट्रपति बन गए यामांडू ओरसी। इंडियन ऑयल के नए अध्यक्ष बन गए अरविंदर सिंह साहनी। नई चेतना नाम से एक अभियान किसने शुरू किया? शिवराज सिंह चौहान। और आखिरी प्रश्न था, ब्राजील में भारत के नए राजदूत बन गए दिनेश भाटिया नाम है। चलो कल का भी होमवर्क प्रश्न देखते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल पूछा था कि किसे पेरिस पैरालंपिक 2024 में सेव द मिशन नियुक्त किया गया था? तो आंसर होगा सत्यप्रकाश सांगवान को। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब ये आज का आपका होमवर्क प्रश्न।